क्वेश्चन आप लोगों के लिए, क्वेश्चन कह मध्य स्वर किसे कहते हैं बताइएगा, मध्य स्वर इसमें से कौन सा है बताएंगे। अब समझिएगा थोड़ा सा, कभी भी आपसे पूछे कि भैया जीव या जीवा के आधार पे, क्या बोलेंगे, जीवा के आधार पर, जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, स्वर की बात करें तो क्या बोलेंगे, कहेंगे सर 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं साहब, बोले सर 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो बोले सर पहला होता है कौन सा, देखिएगा ध्यान से समझिएगा सभी लोग, इसका बहुत अच्छे से पोस्टमार्टम करूंगा। पहला कौन सा होता है, बोले सर पहला होता है अग्रस्वर, क्या कहेंगे, अग्रस्वर होता है। दूसरा कौन सा होता है, बोले सर दूसरा मध्य स्वर होता है, हालांकि ये कई बार मैं बता चुका हूं आप लोगों को। और तीसरा कौन सा होता है, बोले सर तीसरा पश्च स्वर होता है। मतलब जीवा के आधार पे जो स्वर होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए केवल आपको एक याद रखना है, कौन सा, मध्य स्वर। मध्य स्वर में कौन सा आता है, बोले सर छोटा वाला आ आता है, ठीक है, लघु आ आता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या बोलेंगे, जो इसके डिजाइन के हैं जितने भी वो बचे वो कहां आ जाएंगे, बोले सर वो सब इसके पीछे आ जाएंगे। देखो इसके डिजाइन का है, ये भी इसी के डिजाइन का है, ये भी इसी के डिजाइन का है, और उसके बाद ये भी आपका इसी के डिजाइन का है, और कौन सा बचा, बोले सर ये भी आपके इसी के डिजाइन का है। ये कहां आ गया, बोले सर ये आ गया पश्च स्वर में, क्लियर। उसके बाद कह रहा अग्रस्वर में कौन सा आएगा, तो जितने भी आपके बचे ई हो गया, आई हो गया, ठीक है ना, ए हो गया और ए हो गया, और उसके बाद क्या बोलेंगे, री हो गया, ये किस में आ जाएगा, अग्रस्वर में आ जाएगा। बोलो क्लियर हुआ सभी को। अब क्या कह रहा है यहाँ पे कि भैया मध्य स्वर किसे कहते हैं, तो बोलो सर यहाँ पे जो आप देख रहे होंगे ये जो हो गया आपका, ये क्या है, बोलो सर ये आपका मध्य स्वर है। तो ऑप्शन नंबर डी वाला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बोलो क्लियर हुआ सभी को। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में कंठ वर्ण कौन सा है जरा बताइएगा। तो कंठ वर्ण के बारे में मैंने आपको बताया था, हमेशा याद रखिएगा। एक तो आपको बताया था केटीएम 2 याद रखना, केटीएम 2 याद रखना, केटीएम 2। केटीएम 2 से क्या होगा, कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत और ओष्ठ जान जाओगे। उसके बाद मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था कचट तप याद रखना। क्या याद रखना है आपको, कचट तप, कचट और उसके बाद तप। इससे क्या होगा, इससे ये होगा आपको वर्ग याद हो जाएंगे। का वर्ग यहां से बोला जा रहा है, चा वर्ग यहां से बोला जा रहा है, टा वर्ग यहां से बोला जा रहा है, ता वर्ग यहां से बोला जा रहा है, और पा वर्ग यहां से बोला जा रहा है। ये हो गई एक बात। अब देखो कंठ से का वर्ग तो बोला ही जाता है, साथ में ये जो आ और आ है ये भी कंठ से बोलते हैं, और उसके बाद जो विसर्ग है आपका ये भी आपका कंठ से बोला जाता है, ठीक है। चा से कौन सी, बोलो सर ई और ऐ, ये आपका कहां से बोला जा रहा है, बोलो सर तालव्य से, ठीक है। री आपकी जो है वो मूर्धा से बोली जाती है, इधर स्वर लिखे दे रहा हूं। दंत से कोई भी स्वर नहीं बोले जाते हैं। ऊ और ऊ क्या बोलेंगे, एक ऊ हो गया और एक ऊ हो गया, ये आपके कहां से बोले जा रहे हैं, आपके ओष्ठ से बोले जाते हैं, ठीक है। अब कह रहा निम्न में से कंठ वर्ण कौन सा है, तो कंठ वर्ण आप यहाँ पे देख रहे होगे बी वाला, ये क्या है, बोलो सर ये कंठ वर्ण हो गया। हा का प्रोनाउंसिएशन भी कहां से होता है, बोलो सर हा का प्रोनाउंसिएशन भी कंठ से होता है। बोलो क्लियर हुआ सभी को। आंसर कौन सा हो गया, बोलो सर आंसर आपका बी वाला राइट हो गया। कह रहा उन्नति में कौन सा उपसर्ग होगा बताएंगे। अब इसको जब तोड़ेंगे, देखिए सबसे पहली बात तो यहाँ पे व्यंजन संधि का उदाहरण है, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। और व्यंजन संधि क्या कहती है इसमें कि उन्नति कब बनता है, बोलो सर यहाँ पे होगा उत, और उसके बाद क्या होगा, नति होगा। उत धन नति होता है तब उन्नति बनता है। मतलब यहाँ पे उपसर्ग कौन सा लगा, तो बोलो सर उपसर्ग आपका ऑप्शन नंबर बी वाला क्या हो जाएगा, बोलो सर उपसर्ग हो जाएगा, यही आंसर राइट हो जाएगा। उत क्या है, यहाँ पे उपसर्ग है। बोलो क्लियर हो रहा है सभी को। एक बार थंब वाला इमोजी भेज दीजिएगा सभी लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा किस व्यंजन के उच्चारण में जीवा तालु से नहीं टकराती है। मतलब इसमें से ऐसा कौन सा व्यंजन है जब हम उच्चारित करते हैं तो जीवा तालु से नहीं टकराएगी। कहने का मतलब यह है कि ऐसा व्यंजन जो जीवा से नहीं बोला जाता है। आपने बोला देखिए ये कौन सा वर्ण है, बोले सर ये तालव्य सकार है, मतलब ये तालव्य वर्ण है आपका। तो चा कौन सा है, केटीएम 2 आपने सुना होगा, तो ये तालव्य वर्ण बोला जाता है, ठीक है, तालव्य। या कौन सा है, बोले सर या भी आपका तालव्य है। सा कौन सा है, सा भी तालव्य है, चा भी तालव्य है। बचा कौन सा, घा। ये जो घा वर्ण है आपका ये कहां से बोला जा रहा है, बोलो सर ये कंठ से बोला जाता है। कहां से बोला जाता है, बोलो सर ये कंठ से बोला जाता है, याद रखिएगा, ठीक है, कंठ से, ध्यान रखिएगा सभी लोग। ये कहां से बोला जा रहा है, बोलो सर ये कंठ से बोला जा रहा है। तो सी वाला आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्लियर सभी को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अंतर्मन में कौन सा उपसर्ग होगा बताइएगा। यहां पे आपकी विसर्ग संधि होती है। क्या बोलेंगे, यहां पे आपकी विसर्ग संधि होती है, विसर्ग संधि। देखिए संधि अगर आपको पता है तो उपसर्ग आप अपने आप जान जाओगे, 100% मुझे यकीन है। अब देखिए इसको जब तोड़ेंगे क्या निकलेगा, बोलो सर इसको जब तोड़ते हैं तो यहां से निकलता है अंतः। क्या निकलता है, बोलो सर यहां से ऐसे, यहां से निकलेगा अंतः, और उसके बाद क्या आ जाएगा, बोलो सर उसके बाद आ जाएगा मन, तब होता है अंतः मन, अर्थात अंतर्धन मन होता है। इसको देखेंगे तो ऐसे निकलेगा अंतर, ऐसे हलंत लगेगा। यहाँ देखो हलंत नहीं लगा हुआ है, तो कौन सा हो जाएगा, बोलो सर अंतःधन मन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वाला आपका आंसर राइट हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा नीचे दिए गए सामासिक शब्दों में से कौन सा नंग्य समास का उदाहरण है। नंग्य समास समझ रहे हो, जिसमें ये वाले उपसर्ग आपको मिल जाए, या तो आ उपसर्ग मिलेगा,
या तो आउपसर्ग मिल जाएगा या अनुपसर्ग मिलेगा या फिर अनुपसर्ग मिलेगा। ये वाले अगर उपसर्ग मिल रहे हैं आपको तो क्या हो जाएगा, बोलो सर नंगे तत्पुरुष होता है। अब जैसे कह रहा कुरंग नयन, कुरंग नयन का मतलब क्या होगा, कुरंग अर्थात हिरण, कुरंग अर्थात हिरण के समान नयन की बात कर रहा है, आंखों की बात कर रहा है। तो यहाँ ये विशेषता बता रहा है किसकी, कुरंग के समान आंखें। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोलो सर यहाँ पे आपका कर्मधारय समास होगा। कौन सा समास होगा भैया, बोलो सर यहाँ पे आपका कर्मधारय समास होगा, ध्यान रखिएगा, कर्मधारय समास, ठीक है, कर्मधारय। इसको देखेंगे तो मुख चंद्र, मुख कैसा है, चंद्र के समान है, यहां भी कर्मधारय समास। शीतोष्ण, इसको तोड़ेंगे क्या निकलेगा, बोलो सर शीत और शीत या उष्ण, क्या बोलेंगे, शीत या उष्ण निकलेगा यहां से, शीत या उष्ण, तो क्या हो जाएगा शीतोष्ण। मतलब इसमें आपका द्वंद्व समास है, वैकल्पिक द्वंद्व है आपका, द्वंद्व समास, ठीक है, द्वंद्व समास। उसके बाद क्या कह रहा है देखिएगा, कह रहा अनिष्ट, इसको जब तोड़ेंगे अनिष्ट मतलब ना चाहा, ना इष्ट, ना इष्ट का मतलब ना चाहा हुआ, तो यहाँ पे ना निकल रहा है, ये कौन सा हो जाएगा, बोलो सर ये आपका नंगे तत्पुरुष हो जाएगा, जो तत्पुरुष समास का एक भेद आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाथी के पांव में सबका पांव। थोड़ा सा स्पीड में आंसर करेंगे भैया सभी लोग। कह रहा हाथी के पांव में सबका पांव कार्य आरंभ करने के लिए किस मुहावरे का प्रयोग होता है। हाथी के पांव में सबका पांव कार्य आरंभ करने के लिए किस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है। हाथी के घर पर, हाथी के घर पैर में बड़ी महता है, हाथी एक बलशाली जानवर है, बड़ों के रहते छोटों को क्यों पूछना, इनमें से कोई नहीं, कौन सा होगा। तो हाथी के पांव में सबका पांव, इसका मतलब बड़े के रहते हुए छोटों को क्यों पूछना, अर्थात आंसर कौन सा होगा, बोलो सर आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा महान का उत्तरावस्था क्या होगा। अब देखिए विशेषण की अवस्थाएं तो आप लोगों ने पढ़ी है, खूब मैंने बताया है। विशेषण की अवस्थाएं, अगर आपसे पूछे विशेषण की अवस्थाएं या विशेषण की तुलनात्मक अवस्थाएं कितनी है, तो बोले सर 3 है। कौन कौन सी, कहेंगे सर एक होती है आपकी, एक कौन सी होती है, बोले सर एक होती है आपकी मूलावस्था, मूलावस्था, और एक कौन सी आपकी, एक उत्तरावस्था है, उत्तरावस्था, और उसके बाद कौन सी, बोले सर उसके बाद है आपकी उत्तमावस्था, उत्तमावस्था, ठीक है। क्वेश्चन क्या है समझिएगा, कह रहा है क्वेश्चन भैया महान है, तो अगर आपने कहा महान तो महान क्या है, बोलो सर महान मूलावस्था है। आपने कह दिया महांतर, महांतर ये उत्तरावस्था होगी, भाई यहां से ता और रा उठा लिया, कोई भी शब्द हो ता और रा उठा करके लगा दो, कोई भी विशेषण हो। और उत्तमावस्था बनाना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे महान और ता और मा उठाएंगे, लगा देंगे महांतर, ये क्या हो गया, उत्तमावस्था हो गई, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया महान की उत्तरावस्था क्या होगी, तो महान की उत्तरावस्था कौन सी बन जाएगी, बोलो सर महांतर बन जाएगी। क्या कहेंगे, कहेंगे सर महांतर बन जाएगी, ऑप्शन नंबर बी ए वाला राइट हो जाएगा। कोई आदमी धन चाहता है, कोई आदमी धन की चाहत रखता है तो कोई संतान की। उपयुक्त वाक्य के आधार पर नीचे दिए गए कौन से भेद में अशुद्धि है आपको बताना है। प्रथम, कोई शब्द सार्वनामिक विशेषण है, दूसरी बार आया कोई शब्द सर्वनाम है, दोनों बार आया कोई शब्द सर्वनाम है, कोई शब्द का प्रयोग सर्वनाम और विशेषण दोनों रूपों में हो सकता है। सबसे सटीक आंसर आपको बताना है कौन सा होगा। क्या कह रहा है, यहां पे आपको यह देखना है कि कौन सा अशुद्ध है। तो कह रहा है प्रथम, कोई शब्द सार्वनामिक विशेषण है क्या। मैंने आपको बताया कि सर्वनाम के ठीक बाद अगर कभी भी संज्ञा आ जाए, ठीक है, तो क्या बोलेंगे, कहेंगे सर ये सर्वनाम सर्वनाम नहीं रह जाता है, ये सर्वनाम आपका सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। मतलब ये वाला स्टेटमेंट क्या है, बोलो सर ये वाला स्टेटमेंट सही है। उसके बाद कह रहा है दूसरी बार आया कोई शब्द सर्वनाम है, यहां पे कोई संतान, कह रहा है कोई आदमी धन की चाहत रखता है और कोई संतान की, तो ये कोई क्या हो गया, बोलो सर ये आपका सर्वनाम है यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, बोलो सर ये आपका सही है। कह रहा इसके बाद दोनों बार आया कोई शब्द सर्वनाम है, बोलो सर एकदम नहीं, गलत हो गया। कह रहा कोई शब्द का प्रयोग सर्वनाम और विशेषण दोनों रूपों में हो सकता है, एग्जैक्टली बिल्कुल हो सकता है। तो जो आपका आंसर बनेगा वो कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर सी बनेगा। क्यों, क्योंकि यही स्टेटमेंट क्या है, गलत है, बाकी सारे स्टेटमेंट सही है। बोलो क्लियर हुआ सभी को। अब इसको आप सर्वनाम भी बोल सकते हो, इसको आप सर्वनामिक विशेषण भी बोल सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है ये जो कोष्ठक में विराम चिन्ह दिया गया इसका क्या नाम है। योजक चिन्ह आपका, योजक विराम ये होता है, ठीक है। अर्ध विराम आपका ऐसे लगता है, अल्प विराम आपका ऐसे लगता है, निर्देशक विराम आपका ये वाला हो गया। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है भैया, क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये जो कोष्ठक में ये कौन सा है, तो बोलो सर ये आपका अर्ध विराम है, अर्थात आंसर कौन सा होगा, बोलो सर आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्लियर सभी को, कमेंट करते रहो, स्पीड में सभी के कमेंट आने चाहिए, ठीक है। अगला देखिएगा, कौन सा शब्द तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, इसमें से कौन सा शब्द तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है बताइएगा।
गगनचुंबी है, बलहीन है, पद दलित है या खान पान है? तो गगनचुंबी इसको क्या बोलेंगे? कहेंगे सर गगन को चूमने वाला, गगन को चूमने वाला, चूमने वाला। किसको चूम रहा है भैया? गगन को चूम रहा है, गगनचुंबी। कौन सा यहाँ पे होगा? तो बोलो सर यहाँ पे आपका कर्म तत्पुरुष होगा, कर्म तत्पुरुष। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है? पद दलित, क्या बोलेंगे? कहेंगे सर पद से दलित, पद से दलित। यहाँ पे कौन सा हो गया? बोलो सर पद से दलित, कर्ण तत्पुरुष हो गया। उसके बाद कह रहा खान पान, तो क्या बोलेंगे? अच्छा बलहीन है यहाँ पे, इसको तोड़ेंगे क्या निकलेगा? बोलो सर बल से हीन, बल से हीन हो रहा है। ठीक है, तो ये से विभक्ति आ रही है, अपादान कारक हो जाएगा यहाँ पे, मतलब अपादान तत्पुरुष होगा। उसके बाद कह रहा खान और पान, क्या बोलेंगे? खान और पान, खान और पान, ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? समाहित कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे कौन सा होगा? तो बोलो सर यहाँ पे आपका समाहार द्वंद्व हो जाएगा मेरे दोस्त, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी वाला है। और यहाँ क्या बोलेंगे? कहेंगे सर यहाँ पे आपका समाहार द्वंद्व समास हो जाएगा। कौन सा होगा? समाहार द्वंद्व समास हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन कह रहा है स्पर्श व्यंजन को उच्चारण स्थान के आधार पर कितने भागों में बांटा जाता है? क्या कह रहा है? स्पर्श व्यंजन जो होता है उसको उच्चारण स्थान के आधार पे कितने भागों में बांटा जाता है? कमेंट करेंगे, 2 भाग में, 3 भाग में, 4 भाग में या 5 भाग में। जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा। फिर मैं आपको याद दिलाऊंगा KTM 2, KTM 2, कचट तप, कचट तप। एक हो गया का वर्ग, दूसरा हो गया चा वर्ग, तीसरा हो गया ता वर्ग, चौथा कचट तप, कचट तप है ना, चौथा हो गया टा वर्ग, पांचवा हो गया ता वर्ग, और उसके बाद कौन सा हो गया? पा वर्ग। ठीक है, कितने हो गए? 1 2 3 4 5। कितने भागों में बांटा जाता है साहब? 5 भागों में। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? डी वाला हो गया। बोलो क्लियर सभी को? कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई दुविधा? अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस क्रमांक में विराम चिन्ह का सही प्रयोग किया गया है? बताएंगे सभी लोग किस क्रमांक में विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया? उफ, जाए तो जाए कहां? तो जैसे ही आपने कहा उफ, जाए तो जाए कहां, क्वेश्चन पूछ रहे हो, उसके बाद उसके पहले कह रहे हो उफ, तो उफ के बाद क्या? उफ या ओफ? ओफ के बाद क्या आएगा? बोलो सर यहाँ पे ये तो आएगा नहीं साहब, ये भी नहीं आएगा। मतलब यहाँ पे आएगा, ये तो आएगा, लेकिन बाद में क्वेश्चन मार्क आएगा। अगर बाद में आप क्वेश्चन मार्क कर रहे हो, देखिए हमेशा याद रखिएगा, इसके बाद अगर ये चिन्ह लगाया तो आपने बाद में कभी भी क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। अगर आपको बाद में क्वेश्चन मार्क करना है तो आपको यहाँ पे अर्धविराम, अल्प विराम लगाना पड़ेगा। तो जो सबसे सटीक आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या बोलेंगे? उफ, जाए तो जाए कहां? ए वाला आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट हो जाएगा। यहां पे विराम चिन्ह का प्रयोग एकदम सही किया गया है। बोलो क्लियर सभी को? चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है अकर है और आकर है। क्या कह रहा है? अकर है और आकर है, इनका क्रमशः सही अर्थ क्या होता है? देखिए ये जो आकर शब्द है ना, इसका मतलब क्या होता है? बोलो सर इसका मतलब होता है खान। खान समझ रहे हो? खान मतलब खाद्यान्न, खदान। खान मतलब क्या हो गया? खदान होता है ना, जहाँ पे खदान बोलते हैं, जहाँ पे भाई कोयला वगैरह निकाला जाता है उसको। और अकर का मतलब क्या होता है? आ माने नहीं, कर मतलब करना, ना करने योग्य, अकर बोलते हैं। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बन जाएगा? बोलो सर ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट बन जाएगा। यही क्या है? आपका आंसर है। बोलो क्लियर हो रहा है सभी को? कोई दिक्कत, कोई डाउट? अगला क्वेश्चन कह रहा है वृषभानुजा किस शब्द का समानार्थी है? बताइएगा। वृषभानुजा किस शब्द का समानार्थी है? बताइएगा। वृषभानुजा की बात कर रहा है। क्या बोलेंगे? वृषभानुजा, या फिर आप बोल दोगे यहां पे वृषभानु सुता, वृषभानु सुता, वृषभानु नंदिनी, वृषभानु नंदिनी। ठीक है, ये सब किसके नाम है? किशोरी भी नाम है इनका, किशोरी भी कहा जाता है इनको। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, सुना है नहीं सुना है? तो राधा, जुबा पे राधा, राधा नाम हो जाए, तो राधा क्या हो जाएगा? बोलो सर वृषभानु की पुत्री थी, और वृषभानु की मतलब वृषभानुजा इनका नाम है। जानकी किसे बोला जाता है? बोलो सर जानकी सीता जी को बोलते हैं। इनको वैदेही भी बोला जाता है, वैदेही। ठीक है ना। इनको क्या बोलेंगे? इनको भूमिजा भी कहा जाता है, भूमिजा। और इनको जनक नंदिनी बोलते हैं, जनक नंदिनी कहा जाता है, नंदिनी। और इनको जनक सुता कहा जाता है,
जनक सुता, ये भी याद रखिएगा। क्लियर? ये सब किसके हो गए बोले सर? इनके। पार्वती जी को अपर्णा कहा जाता है, ये याद रखिएगा। बाकी आप लोगों को नाम याद होंगे कई सारे, तो पार्वती जी के कई सारे नाम हैं। अगला देखिएगा, आदर देने एवं बड़प्पन हेतु किस वचन का प्रयोग किया जाता है बताएंगे। सभी लोग कमेंट करो जल्दी जल्दी। हमेशा याद रखिएगा, अगर आप लोग भूल गए हैं तो मैं आपको याद दिला दूं। कभी भी पूछ ले आपसे सदैव बहुवचन में कौन कौन से शब्द आते हैं, तो आप क्या बोलोगे? सदैव बहुवचन में कौन कौन से शब्द आते हैं? बोलो सर समाचार हो गया, याद रखिएगा। हस्ताक्षर याद रखिएगा। आप लोग कमेंट करेंगे, सभी लोग जल्दी से आंसर बताइए इसका। हस्ताक्षर हो गया, दर्शन हो गए, दर्शन, प्राण हो गए, प्राण याद रखिएगा, ठीक है ना। होश याद रखिएगा, होश। आंसू याद रखिएगा, आंसू, आंसू या अश्रु, ठीक है ना, आंसू अश्रु। और हस्ताक्षर, समाचार, प्राण, ठीक है, होश, अक्षत, अक्षत याद रखिएगा, अक्षत। लोग, लोग, अगर कोई आदरणीय है जैसे आप, ठीक है, आदर देने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो बोले सर सदैव बहुवचन का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा, सदैव बहुवचन का, केवल बहुवचन नहीं, सदैव बहुवचन का प्रयोग करते हैं। और अगर कभी भी आपसे पूछे कि सदैव एक वचन में शब्द कौन से रहते हैं, सदैव एक वचन, एक वचन, इसको भी आपको हर हालत में याद रखना है, भूलना नहीं है। तो क्या बोलेंगे? जितनी भी आपकी द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं, क्या कहेंगे? ध्यान से समझिएगा, जो आपकी द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं वो सब क्या है? बोलो सर एक वचन, द्रव्यवाचक संज्ञा। उसके बाद जितनी भी आपकी भाववाचक संज्ञाएं हैं, भाववाचक संज्ञा, वो किस में आएंगी? सदैव एक वचन में आएंगी। उसके बाद आपको याद रखना है, जैसे शब्द है जनता, शब्द है सहायता, सहायता भाव है ना, सहायता हो गया। वर्षा है, वर्षा, आंसू, माफ कीजिएगा, आपका अग्नि है, अग्नि, क्या बोलेंगे? अग्नि हो गया। वायु हो गया, वायु हो गया, सहायता हो गया, जनता, ये सब। एक शब्द आता है आपका भीड़ हो गया, ये सब क्या है? बोलो सर ये सब एक वचन में आते हैं, सदैव एक वचन में, याद रखिएगा। अगला कह रहा, देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए वरना आपको याद तो हो ही जाएगा, मैं याद कराता रहूंगा आपको। कह रहा किस क्रमांक में शब्द युग्म का सही अर्थ दिया है बताइएगा। तरण है और तरणी है। इस तरणी का मतलब क्या होता है? बोलो सर तरणी का मतलब सूर्य होता है, तरणी का मतलब नाव होता है। और यहां देखो उल्टा लिखा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? बोलो सर इसका मतलब नाव होगा, ठीक है। और इसका मतलब क्या होगा? बोलो सर इसका मतलब सूर्य होगा। मतलब ये उल्टा लिखा है, गलत हो गया। अनल का मतलब क्या होता है? अनल का मतलब आग होता है, ठीक है। और अनिल का मतलब हवा होता है, ये भी उल्टा लिखा है, गलत हो गया। उसके बाद कह रहा मरीचि, मरीचि मतलब किरण होता है, ठीक है। और मरीचि मतलब सूर्य होता है, रवि होता है। बोलो सर ये बात सही है। उसके बाद कह रहा सलील, सलील का मतलब क्या होता है? सलील मतलब होता है शिष्ट, ठीक है। सलील मतलब क्या होता है? बोलो सर सलील का मतलब होता है शिष्ट। और यहां पे क्या कह रहा है? क्या बोलते हैं आपका? सलील नहीं होता है। सवेरी का मतलब जानते हो क्या होता है? ये जो सवेरी है इसका मतलब होता है दुराचारिणी स्त्री। क्या बोलेंगे? दुराचारी, दुराचारिणी स्त्री या बुरे आचरण वाली जो स्त्री होती है उसे स्वैरी कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर आपका बनेगा राइट वाला, वो कौन सा बनेगा मेरे भाई? तो बोले सर वो जो राइट वाला आंसर आपका बनेगा वो कौन सा बन जाएगा? बोले सर वो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट बन जाएगा। मरीचि का मतलब सूर्य मरीचि का मतलब सूर्य होता है और मरीचि मतलब किरण होता है, ध्यान रखिएगा। क्लियर? तो आंसर आपका सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कमेंट करते रहो यार स्पीड में, और एक बार सेशन को सभी लोग शेयर कर दीजिएगा। कह रहा लचकीला में प्रत्यय कौन सा होगा बताइएगा। तो शब्द क्या था? बोले सर शब्द था लचक, और यहां पे क्या किया गया? यहां पे ईला प्रत्यय लगाया गया। देखिए लचक क्या है? ये आपका मूल शब्द है, ठीक है। और ईला क्या है? बोलो सर ईला आपका प्रत्यय लगा हुआ। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? बोलो सर आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा, यही आपका आंसर है। बोलो क्लियर सभी को? चलिए बहुत शानदार। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। देखो हम लोग एकदम समय से चल रहे हैं, आपको पता है 19 मिनट हुए, मतलब 20 मिनट हुए हैं, 19वें क्वेश्चन पे हम आ गए। कह रहा वृद्धि संधि का उदाहरण कौन सा होगा बताइएगा। इसको जब तोड़ेंगे क्या निकलेगा? बोले सर यहां से तोड़ेंगे तो अभी निकलेगा, और उसके बाद क्या निकलेगा? बोले सर उसके बाद आगत निकलेगा। क्या निकलेगा? आगत। यहां से ई निकालेंगे, यहां से आ, ई या में बदल जाएगा। मतलब यहां पे क्या हो गया? बोलो सर यहां पे आपका यण स्वर संधि का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? यण स्वर संधि का उदाहरण है, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है एक एक जलौध महौषध। वृद्धि संधि का उदाहरण किसमें नहीं है? बोले सर इसी में नहीं है, बाकी सब में है। यहाँ पे यण संधि का उदाहरण है। इसका विग्रह मैं कर देता हूं, इसको तोड़ेंगे क्या निकलेगा? बोले सर 1 + 1 निकलेगा, ठीक है। इसको तोड़ेंगे क्या निकलेगा? बोले सर जल, जलौंध, जल प्लस औंध निकलेगा, औध, ठीक है। और इसका जब विग्रह करेंगे क्या निकलेगा? बोलो सर महा धन औषध निकलेगा, औषध है तो औषध निकलेगा, ऐसे औषधि होता तो औषधि निकलता। तो ये तीनों के तीनों क्या हैं आपके? ये तीनों के तीनों मेरे भाई वृद्धि संधि वाले हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
क्वेश्चन कह रहा है संविधान की किस अनुसूची में राजभाषाओं को सम्मिलित किया गया है। आ जाओ जी, पोस्टमार्टम करते हैं थोड़ा सा। अगर कभी भी संविधान से पूछे कि कौन सा आर्टिकल है, मतलब अनुच्छेद अगर पूछे कि किस अनुच्छेद में भाषा का जिक्र किया गया है, तो आप क्या बोलोगे? कहोगे सर 343 से लेकर के 351 तक किसकी बात की गई है? भाषा की बात की गई। ठीक है। अगर आपसे पूछे किस अनुसूची में हुआ है, तो आप क्या बोलोगे? तब आप कहोगे सर संविधान की 8वीं अनुसूची में। अगर आपसे पूछे संविधान के किस भाग में भाषा का जिक्र मिलता है, तो आप कहोगे सर 17वें भाग में मिलता है, भाग नंबर 17वां। ठीक है। अगर आपसे पूछे कि मूल संविधान में भाषाएं कितनी थी, क्या पूछेगा? अगर आपसे पूछे बताइएगा जरा मुझे मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, तो आप क्या कहोगे? मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। अगर आपसे पूछे वर्तमान संविधान में कितनी भाषाएं हैं, वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं, तो आप क्या कहोगे? वर्तमान में 22 भाषाएं। ठीक है, अमेंडमेंट हुए हैं, उनके द्वारा जोड़े गए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बोलो सर 8वीं अनुसूची में कौन शामिल है? भाषा के बारे में जिक्र किया गया है संविधान में। क्लियर। संविधान में 3 संशोधन हुए हैं। एक 1967 में हुआ था, जिसमें आपकी सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। 21वां संविधान संशोधन था ये, 21वां संविधान संशोधन, जिसमें आपकी सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। ठीक है। उसके बाद आपका 1992 में होता है, 1992 में ध्यान रखेंगे सभी लोग, 1992 में एक 71वां संविधान संशोधन होता है, जिसमें आपका क्या जोड़ा जाता है? जिसमें आपकी नेपाली जोड़ी जाती है, मणिपुरी जोड़ी जाती है, मणिपुरी, और उसके बाद आपकी कोंकणी जोड़ी जाती है, कोंकणी। ये 3 भाषाएं आपकी जोड़ी जाती हैं। कब? ये 3 भाषाएं आपकी जोड़ी जाती हैं कब? बोलो सर इस वाले संविधान संशोधन में। ठीक है। उसके बाद एक और संविधान संशोधन होता है 2003 में, और ये होता है 71 और 21 को मिलाओगे कितना हो जाएगा? 92वां संविधान संशोधन, जिसमें क्या जोड़ा जाता है? बोलो सर जिसमें आपकी एक बोडो भाषा जोड़ी जाती है, एक आपकी डोंगरी भाषा जोड़ी जाती है, डोंगरी। ठीक है। एक आपकी संथाली भाषा जोड़ी जाती है, संथाली, और एक आपकी कौन सी? बोलो सर एक आपकी मैथिली भाषा जोड़ी जाती है, याद रखिएगा। ये 3-4 भाषाएं आपकी अलग से जोड़ी जाती है। क्लियर हुआ? तो ये पूरा पोस्टमार्टम हो गया। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है आचार शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ने से उसका अर्थ अच्छा व्यवहार हो जाता है। अब देखिए आचार में अगर आप कोई शब्द जोड़ते हो, जैसे आपने कह दिया, क्या बोलेंगे यहां पे? आपने कह दिया सत प्लस आचार, सत प्लस आचार जोड़ोगे तो ये क्या बन जाएगा? बोलो सर ये सदाचार बन जाएगा। क्या बनेगा? सदाचार बन जाएगा। तो आपसे पूछे कभी सदाचार में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, तो आप क्या कहोगे? कहोगे सर यहाँ पे सत लगा हुआ है। जैसे ही लगाओगे सदाचार तो ये अच्छा हो जाएगा। ठीक है ना। और अगर आपने दुर लगा दिया तो ये क्या हो जाएगा? बोलो सर बुरा व्यवहार हो जाएगा। दुर लगा दिया तो बुरा व्यवहार आ जाएगा, बुरा व्यवहार। बुरा व्यवहार के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे ऐसे लगाएंगे दुर प्लस आचार, आचार, तो ये क्या हो जाएगा? बोलो सर ये बन जाएगा आपका दुराचार। दुराचार मतलब बुरा आचरण। क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा का वर्षा जब कृषि सुखाने, का वर्षा जब कृषि सुखाने, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा बताइएगा? लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? वर्षा का समय पर होना। तो जहां जहां वर्षा लिखा है, जहां जहां बारिश लिखा है, सबसे पहले काट दो। तो वर्षा का समय पर होना, समय बीत जाना, हानि होने के बाद उपचार व्यर्थ है और हानि होते रहना। तो कह रहा का वर्षा जब कृषि सुखाने, मतलब हानि हो गई भैया, उसके बाद उपचार तो बेकार है, अब कोई मतलब नहीं है इसको बरसने से। तो सी वाला आंसर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। कह रहा केशव कहीं ना जाए का कहिए, देखत तब रचना विचित्र रति, समुझ मन ही मन रहिए। इसमें कौन सा रस है जरा बताइएगा। चलिए जी जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे भैया और बताएंगे इसमें कौन सा रस है, किसकी बात कर रहा है भैया। देखिएगा, कह रहा केशव कहीं ना जाए का कहिए, देखत तब रचना विचित्र रति, समुझ मन ही मन रहिए। नहीं समझे? फिर से समझिए। कह रहा केशव कहीं ना जाए का कहिए, देखत तब रचना विचित्र रति, समुझ मन ही मन रहिए। यहां पे कौन सा होगा? बोलो सर यहां पे आपका भयानक रस होगा। केशव कहीं ना जाए का कही, देखत तब रचना विचित्र रति, समुझ मन ही मन रहिए। ठीक है। तो यहां पे सी वाला आंसर क्या हो जाएगा? बोलो सर राइट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा सभी लोग। हाँ, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अच्छा सेम क्वेश्चन आ गया, कोई बात नहीं, सेम आ गया। अगला देखो, नायक में कौन सी संधि होगी बताइएगा। नायक शब्द में कौन सी संधि होगी जरा कमेंट करेंगे सभी लोग। स्पीड में कमेंट करिएगा, जितने लोग भी हो सबका आंसर लल्लन टॉप आना चाहिए। जल्दी जल्दी आंसर कर दो भैया।
1 मिनट का समय दीजिएगा बस। चलिए आ जाइए, चलिएगा। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो आपका ये डबल आ गया, इसको मैं पहले हटा देता हूं, ठीक है। हाँ आ जाओ। कह रहा केसव न कहीं ना जाए का कहिए, देखत तब रचना विचित्र, समुझ मन ही मन रही है। यहाँ पे भयानक नहीं होगा, भय नहीं हो रहा है। कह रहा केसव कहीं ना जाए का कहिए, देखत तब रचना विचित्र, मतलब केसव रचना विचित्र देख रहे हैं, यहाँ पे अद्भुत रस हो जाएगा। कौन सा रस होगा? बोले सर अद्भुत रस हो जाएगा, भयानक रस नहीं होगा। भयानक मतलब अगर भय हो रहा होता तब भयानक हो जाता। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा नायक में कौन सी संधि होगी, जरा बताइएगा। अब देखिए संधि आपको बताना है कौन सी होगी। यहाँ पे क्या लिखा है? बोले सर यहाँ पे लिखा है नायक, इसको तोड़िएगा। जब इसको विग्रह करेंगे तो क्या आएगा? विच्छेद करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ना में हलंत लगाएंगे तो यहाँ से आ बाहर आएगा। आ के बाद यहाँ पे या आएगा, या में हलंत लगाएंगे तो यहाँ से भी आ बाहर आएगा। उसके बाद जो बचा उसको लिख दो ऐसे, ठीक है। अयादी संधि का एक नियम जानते हो क्या कहता है? एक नियम कहता है कि भैया कभी भी ए और ए के बाद में क्या आ जाए? कोई भिन्न स्वर के साथ इसका योग हो रहा हो। क्या हो? कोई भिन्न स्वर यहाँ पे हो, भिन्न स्वर के साथ में योग हो रहा हो तो क्या होगा? बोलो सर ये जो ए है ये ए में बदल जाता है, और ये जो ए है ये आय में बदल जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ आय है तो क्या रहा होगा? बोलो सर यहाँ पे ए रहा होगा, ओके। उसके बाद यहाँ देखो भिन्न स्वर आ गया। अब इसको ले जाओ, इसके साथ क्या बनेगा? बोलो सर नय बन जाएगा। और इसको ले जाओगे, इसके साथ क्या बनेगा? बोलो सर अक बन जाएगा। तो क्या प्राप्त होगा? बोलो सर नय प्लस अक प्राप्त होगा। कौन सी संधि है? कहेंगे सर अयादी संधि का उदाहरण है। सभी लोग याद रखिएगा। बोलो क्लियर हुआ क्या सभी को? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएंगे स्पीड में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, वाक्य के लिए सर्वनाम का किस का सही क्रमांक बताइए। क्या कह रहा है? हम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, किसी की बात कर रहा है, कुछ की बात कर रहा है। तो मैंने आपको क्या बताया है? अनिश्चयवाचक में हमेशा हमने आपको बताया है कि कभी भी आ जाए 4 शब्द याद रखिएगा, कोई, कुछ, किसी और किन्हीं। ये 4 शब्द आपको याद रखने हैं। अगर ये 4 शब्द आपको कहीं भी मिल जाए तो क्या होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा, याद रखिएगा। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? बोलो सर यहाँ पे आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। निजवाचक में मैंने आपको बताया है कहीं भी आ जाए अपने आप, स्वतः, स्वयं, क्या बोलेंगे? स्वयं, या फिर खुद, या फिर खुद, तो वहां पे क्या होगा? बोलो सर वहां पे हमेशा 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 आपका निजवाचक सर्वनाम रहेगा, क्योंकि इसमें कर्ता के द्वारा खुद काम किया जाता है। जैसे मैंने कहा मैं अपना खाना स्वयं बनाता हूं, तो ये क्या हो गया? बोलो सर निजवाचक सर्वनाम। कह रहा मुहावरे व कहावत के अर्थ के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, आप इनमें से उचित विकल्प का चयन कीजिए। 3 दिन मेहमान और चौथे दिन हैवान होता है। बहुत बढ़िया जी। कह रहा आतिथ्य थोड़े दिन का ही अच्छा होता है, अतिथि का कभी अनादर नहीं करना चाहिए, मेहमान भी कभी कभी शैतान बन जाता है, ससुराल में दामाद को अधिक दिन नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ क्या बोल रहा है? 3 दिन मेहमान, चौथे दिन हैवान। इसका मतलब जो आतिथेय है वो थोड़े दिन का ही अच्छा है, मेहमानी थोड़े दिन की अच्छी है। ज्यादा रुकोगे तो बेइज्जती हो जाएंगे। हमारे यहाँ कहा जाता है अवधी भाषा में, ससुराल है सुख की सार, जहां रहे दिना दुई चार, और रुके मास पखवारा, तो बगल में खुरपी हाथ में फारा, और रुके साल 2 वर्ष, तो चांद भी कराए फर्श। फिर इज्जत थोड़ी होगी वहां पे। अब अगला देखिएगा, कह रहा अंत्य शब्द का सही अर्थ क्या होगा, बताएंगे। जो जन्म से अपंग हो, जो जन्म के उपरांत त्याग दिया गया हो, जिसका जन्म निम्न वर्ग में हुआ हो, जो जन्म से कुरूप हो। तो क्या बोलेंगे? अंत्यज का मतलब होता है जिसका जन्म वर्ण की सबसे लास्ट, सबसे अंतिम जाति में होता है। मतलब जिसका जन्म निम्न वर्ग में हुआ हो उसे क्या कहा जाता है? बोले सर उसे अंत्यज के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पे राइट हो जाएगा। अंत्यज का अगर विलोम पूछा जाए आपसे कभी भी, क्या पूछे? विलोम पूछे तो क्या बताओगे? अंत्यज का विलोम या तो कुलीन करिएगा या फिर अभिजात करिएगा। इन दोनों का मतलब होता है उच्च कुल में जन्म लिया हो। अगला क्वेश्चन कह रहा दिए गए शब्द के उचित विलोम बताएंगे। अक्षत का विलोम क्या होगा? दक्षत होगा, विक्षत होगा, छत या कक्षत। तो विक्षत और छत, माफ कीजिएगा, छत का विलोम क्या होता है? बोले सर छत का विलोम अक्षत होता है। ध्यान रखेंगे सभी लोग। आंसर आपका सी वाला राइट हो जाएगा। क्लियर? अगला कह रहा कि प्रवृत्ति का विलोम क्या होगा, कोई बताएगा? बड़ा आसान है यार। तरल का क्या होता है? कहेंगे सर तरल का ठोस होता है। मूल्यवान का क्या हो जाएगा? बोले सर मूल्य रहित हो जाएगा, या मूल्यहीन कर दीजिएगा। मूल्यहीन या मूल्य रहित कर दीजिएगा।
ठीक है। अब कह रहा है प्रवृत्ति का क्या हो जाएगा, बोलो सर प्रवृत्ति का निर्वृत्ति हो जाएगा। तो डी वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखो, कह रहा अगम का विलोम क्या होगा भैया, अगम मतलब जहां जाया ना जा सके। तो संयोग का विलोम क्या होता है, बोलो सर संयोग का विलोम वियोग होता है। ऋजु का विलोम वक्र होता है, ऋजु मतलब सीधा, वक्र मतलब टेढ़ा। अनुराग का विलोम क्या हो जाएगा, बोलो सर अनुराग का विलोम विराग हो जाएगा। ठीक, बचा कौन सा, बोलो सर सुगम। सुगम का मतलब होता है जहां आसानी से जाया जा सके, ऑप्शन नंबर ए वाला क्लियर हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है याचक शब्द का लिंग बदलेंगे क्या होगा। याचक मतलब मांगने वाला, अब इसका लिंग बदलना है तो याचक ही होगा, याचिका होगा, याची होगा या याचिकी होगा। कमेंट करेंगे सभी लोग और बताएंगे याचक का स्त्रीलिंग क्या होगा। जल्दी जल्दी कमेंट कर दो सभी। याचक का क्या हो जाएगा, तो बोलो सर याचक का स्त्रीलिंग याचिका होता है। जैसे लेखक का लेखिका, कवि का कवित्री, सम्राट का सम्राज्ञी, उसी तरह से याचक का याचिका। कह रहा कौन सा शब्द शुद्ध है, जरा बताएंगे। शुद्ध की बात कर रहा है, सौजन्यता, बहुल्यता, ईर्ष्या या अहल्या। अब देखो सौजन्यता जैसा कोई शब्द नहीं होता। सौजन्य बोले सर खुद ही भाववाचक संज्ञा है, क्या कहेंगे यहाँ पे सौजन्य हो जाएगा। बाहुल्यता नहीं होता है, बाहुल्य होता है, बाहुल्य। ठीक है, उसके बाद ईर्ष्यालु नहीं, ईर्ष्यालु बोलेंगे, ईर्ष्यालु ऐसे, ईर्ष्यालु बोलेंगे ऐसे, ये सही हो गया। तो ये गलत हो गया। सही कौन सा, बोलो सर अहल्या सही लिखा हुआ है। आंसर कौन सा हो जाएगा, बोलो सर डी वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट कह रहा है वज्रदेह में कौन सा समास होगा, तो वज्रदेह दानव दलन, जय 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 कपिसूर, वज्र के समान, वज्र के समान देह है, ऐसे कर देंगे, या वज्र रूपी देह कर देंगे। ठीक है ना, वज्र रूपी देह ऐसे। तो यहां क्या हो जाएगा, देह की विशेषता बता रहा है, मतलब आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्लियर, एकदम आसान क्वेश्चन है, सब लोग करते हुए चले जाओगे, बस स्पीड में आप लोग आंसर करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है, जरा बताएंगे। थोड़ी सी स्पीड बढ़ा लो, हम लोग बहुत स्लोली चल रहे हैं। प्राण प्राणों, दर्शन दर्शनों, मुनि मुनियों और दाम दामों। देखो ये जैसे प्राण हो गया, दर्शन हो गया और दाम हो गया, ये जो तीनों शब्द है ना, ये कैसे शब्द हैं, बोलो सर ये आपके सदैव बहुवचन वाले शब्द हैं, सदैव बहुवचन। और जो सदैव बहुवचन वाले शब्द होते हैं ना मेरे भाई, वो कभी भी परिवर्तित नहीं होते हैं, ध्यान रखिएगा। सामान्य बहुवचन में तो बिल्कुल परिवर्तित नहीं होंगे। मुनि का क्या बन जाएगा, बोलो सर मुनि का मुनियो बन जाएगा। सी वाला आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्या कह रहा है देखिएगा, स्त्रीलिंग शब्द का चयन करेंगे, बताएंगे कौन सा होगा। संविधान, संसद, सिंदूर और संगठन। तो संगठन बनाया गया, सिंदूर लगाया गया और संविधान भी बनाया गया था, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये तीनों पुल्लिंग शब्द है। लेकिन संसद भंग, भाई क्या कहते हैं, संसद भंग होती है, होती नहीं होती, कहते संसद बैठी है। तो बी वाला आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। संसद स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, कह रहा निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है, बताइएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बाला है, छात्र है, महाशय है और शिव है। तो शिव, देखिए महाशय का क्या हो जाएगा, महाशया हो जाएगा। ठीक है, छात्र का छात्रा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये जो बाला शब्द है ये स्त्रीलिंग है, इसका पुल्लिंग क्या होगा, बोलो सर इसका पुल्लिंग बाल हो जाएगा। तो बाल क्या है, बोलो सर ये पुल्लिंग शब्द है, जिसका स्त्रीलिंग क्या होता है, बोलो सर जिसका स्त्रीलिंग बाला होता है। ठीक है, अगला कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द चयन कीजिए और बताएं तत्सम कौन सा होगा। धरती है, गणना है, नारियल है और कांच है। तो कांच क्या है, तद्भव है, इसका तत्सम क्या होगा, बोलो सर कांच होगा, कांच। नारियल का तत्सम क्या होगा, बोलो सर नारिकेल होगा, नारिकेल। गणना का तत्सम क्या होगा, बोलो सर गिनना, गिनना, सॉरी। धरती का तत्सम क्या होगा, बोलो सर धरित्री होगा। ठीक है, धरित्री। अब बचा कौन सा, गणना। गणना तत्सम शब्द है और इसका तद्भव क्या होगा, बोलो सर गिनना हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। बोलो क्लियर हुआ सभी को। नेक्स्ट देखिएगा, दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द कौन सा होगा, बताएंगे। गुलाब, गेंदा, पुष्प और फूल। तत्सम की बात कर रहा है, गुलाब है, गेंदा है, पुष्प है, फूल है। तो फूल क्या है, तद्भव है, फूल क्या है, बोलो सर तद्भव है, और पुष्प क्या है, तत्सम शब्द है। क्या पूछ रहा है, तत्सम पूछ रहा है, आंसर कौन सा हो जाएगा, बोलो सर सी वाला राइट हो जाएगा, बाकी अपने देश के नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट कह रहा है अक्ल का पुतला मुहावरे का अर्थ क्या होगा। स्पीड आंसर बढ़ाओ भैया। बहुत बुद्धिमान, बहुत चतुर, अत्यंत धूर्त या अत्यंत मूर्ख। तो अक्ल का पुतला मतलब बहुत बुद्धिमान है, अक्ल का पुतला है तो बुद्धिमान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, गाधी आधी के आम,
अब आंधी की आम का मतलब क्या होता है? आंधी की आम मतलब एक तो अधिक वस्तु, और जब अधिक होगी तो वो क्या होगा? सस्ता होगा। मतलब बहुत ही सस्ती वस्तु को आंधी के आम कहा जाता है। ये मुहावरा है आपका। ये क्या है बोलो सर? ये आपका मुहावरा है, याद रखिएगा। तो मुहावरे का अर्थ आपसे पूछ रहा था क्या होगा, तो कहेंगे सर ये आंधी के आम, इसका क्या हो जाएगा बोलो सर? सस्ती वस्तु। अर्थात ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा आधा तीतर और आधा बटेर, इसका मतलब क्या हुआ साहब? आधा तीतर है और आधा बटेर है। चलिए जल्दी जल्दी आंसर करिएगा। आधा तीतर और आधा बटेर मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो बोले सर ये कैसा जोड़ा है? कहेंगे सर बेमेल जोड़ा है। तो बेमेल और बेढंगा जो जोड़ा होता है उसे क्या बोलते हैं? आधा तीतर और आधा बटेर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी वाला सभी लोग याद रख लीजिएगा। बोलो क्लियर सभी को? अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला कह रहा कि प्रश्न में दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें, उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से ज्ञात करेंगे। कह रहा प्रसाद का समानार्थी शब्द क्या होता है? कृपा, प्रसाद, महल या ये सभी? अब देखो, अब प्रसाद का प्रसाद तो होगा ही। अगर यहाँ पे प्रासाद, थोड़ा मैं एडिट कर देता हूं इसको। अगर आपने कहा प्रासाद, अब ये हो जाएगा। देखिए प्रासाद और महल ये दोनों कौन से हैं? तो ये दोनों महल के ही अर्थात भवन के पर्यायवाची हैं। ठीक है, प्रासाद का मतलब महल होता है। उसके बाद बचा प्रसाद। प्रसाद का मतलब क्या होता है बोलो सर? प्रसाद का मतलब कृपा होता है। प्रसाद का मतलब क्या होता है बोलो सर? कृपा। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला क्या हो जाएगा बोलो सर? ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन कह रहा कि प्रश्न में दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें और बताएं नैसर्गिक का पर्यायवाची क्या होगा। तो नैसर्गिक को क्या कहा जाता है मेरे दोस्त? प्राकृतिक कहा जाता है। वास्तविक कहते हैं, क्या बोलेंगे? वास्तविक बोलते हैं, वास्तविक। यथार्थ बोलते हैं, क्या कहेंगे? यथार्थ। यथार्थ भी कह देंगे, यथार्थ। ठीक है ना? ये सब किसके? प्राकृतिक के पर्यायवाची, नैसर्गिक के पर्यायवाची हैं। कल्पित का मतलब होता है कल्पना किया हुआ। कृत्रिम का मतलब होता है बनावटी, क्या बोलेंगे? इसका बनावटी हो जाएगा, बनावटी। ठीक है। पुरातन मतलब पुराना, पुरातन मतलब प्राचीन की बात कर रहा है, प्राचीन की बात कर रहा है। तो आंसर कौन सा हुआ बोलो सर? प्राकृतिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा प्रश्न में दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें और डाह का समानार्थी शब्द क्या होगा। तो डाह का मतलब क्या होता है बोलो सर? डाह का मतलब जलन होता है। डाह का मतलब कुढ़न होता है, कुढ़न। डाह का मतलब ईर्ष्या होता है, ईर्ष्या। क्या कहेंगे? ईर्ष्या होता है। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा बोलो सर? डाह का जो पर्यायवाची होगा वो कौन सा हो जाएगा बोलो सर? ईर्ष्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वाला सभी लोग ध्यान रखिएगा। बोलो क्लियर हुआ सभी को? जल्दी जल्दी बताओ भैया, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अगला कह रहा दिए गए विकल्पों में से पर्यायवाची शब्द बताएंगे। भूतेश किसका पर्यायवाची? आ जाओ देखते हैं। देखिए भूतेश जो है वो शिव जी का पर्यायवाची है, जिनको आशुतोष कहा जाता है। क्या बोलेंगे? आशुतोष बोलते हैं जिनको। जिनको भैया पिनाकी के नाम से जानते हैं, पिनाकी, पिनाक धनुष धारण करते थे। ठीक है, आशुतोष बोलते हैं। इनको मृत्युंजय के नाम से भी जाना जाता है, मृत्युंजय के नाम से। और क्या बोलेंगे? कहेंगे सर इनको भूतेश तो कहा ही जाता है। इनको त्रिलोकी भी बोला जाता है, त्रिलोकी। त्रिनेत्र भी बोलते हैं इनको, त्रिनेत्र, त्रिनेत्र। ध्यान रखिएगा, क्या कहेंगे? कहेंगे सर इनको त्रिनेत्र भी कहा जाता है, त्रिनेत्र। और क्या बोलेंगे? कहेंगे सर इनको आशुतोष, इनको शूलपाणी कहा जाता है, शूलपाणी, याद रखिएगा, शूलपाणी। चंद्रधर, शशिधर, शशिधर, चंद्रचूर्ण, चंद्रशेखर, ये सब इन्हीं के नाम। ठीक है, गंगाधर, ये भी याद रखिएगा, गंगाधर, ये भी इन्हीं का नाम है। उसके बाद बचे इंद्र। इंद्र को क्या बोलते हैं? तो कहेंगे सर इंद्र को शक्र बोला जाता है। इंद्र को क्या बोलेंगे? देखिए इनका समझ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। शक्र बोलते हैं, विडौजा बोलते हैं, विडौजा। पुरंदर कहा जाता है, पुरंदर। अमरपति बोलेंगे, अमरपति। ठीक है, अमरपति। और क्या बोलेंगे? कहेंगे सर अजरपति कहा जाता है, अजरपति। इनको ससराक्ष के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? तो सर इनको ससराक्ष के नाम से जानते हैं, सक्षराज। ठीक है, और क्या बोलेंगे? ससराक्ष कहा जाता है, मधवा कहा जाता है। और एक नाम और है बड़ा प्यारा सा इनका, पुरंदर, विडौजा हो गया, अमरपति, पर्वतारी बोलते हैं, पर्वतारी। ठीक है, ये सब नाम याद रखिएगा। तो ये किसका हो गया बोलो सर? ये महादेव का पर्यायवाची हो गया। ऑप्शन नंबर बी वाला आंसर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। बोलो क्लियर सभी को? नेक्स्ट देखिएगा,
कह रहा दिए गए विकल्पों में से सही विलोम शब्द छांटेंगे और सम्मुख का विलोम क्या होगा बताइएगा। तो कभी भी पूछे उन्मुख का विलोम क्या होगा, बोलो सर उन्मुख का विलोम विमुख हो जाएगा। प्रमुख का विलोम क्या हो जाएगा, बोलो सर गौड़ हो जाएगा। अधिमुख का क्या हो जाएगा, बोलो सर उपरिमुख हो जाएगा, उपरिमुख, ठीक है ना, उपरिमुख हो जाएगा। और बचा कौन सा, बोलो सर विमुख। तो उन्मुख और सम्मुख दोनों का विलोम क्या होता है, दोनों का विलोम विमुख होता है, ध्यान रखिएगा। क्लियर। नेक्स्ट कह रहा कि दिए गए विकल्पों में से विलोम कौन, सकारात्मक का विलोम क्या होगा, तो सर सकारात्मक का नकारात्मक हो जाएगा। ये एकदम हलवा क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भैया दिए गए विकल्पों में से उचित पद छांटिए, न जीता जा सकने वाला उसे क्या कहेंगे, अविजय, अविजित, या फिर अजय या अदम्य। अदम्य का मतलब क्या होता है, जिसे दबाया ना जा सके, जिसे दबाया या जिसका दमन ना किया जा सके, दमन ना किया जा सके उसे क्या कहते हैं, अदम्य कहते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जिसको जीता नहीं जा सकता उसे अजेय कहा जाता है। अजेय का मतलब जिसको आप जीत नहीं सकते।